जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 का लीक्स आ चुका है, जिसमें हम देखते हैं कि यूटा बच गया है, हिगुरुमा भी जिंदा है और साथ में इस चैप्टर में कोई फाइट वगैरह नहीं है। इसमें बस सभी कैरेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या होना चाहिए था या उनका प्लान कैसा वर्क किया। चलो चैप्टर पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले तुम लोग वीडियो देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लो। मैं एक भी मांगा पैनल नहीं दिखाऊंगा बट एक्सप्लेन प्रॉपर करूंगा। चैप्टर का नाम है एग्जामिनेशन और चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे हम लोग नेमे को एक ओल्ड कैंडी शॉप में देखते हैं। फिर हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे माँ की यूटा पे गुस्सा होती है, बट हम देखते हैं कि यूटा गोजो के बॉडी को छोड़ के खुद के बॉडी में वापस आ चुका है एंड वो अब सेफ है, बट उसके सर पे अभी भी स्टिचेस हैं। तभी वहाँ पे यूजी एंड बाकी सब भी आते हैं, तो माकी मेगुमी से पूछती है कि वो कैसा है, तो मेगुमी कहता है कि उसका सर अभी भी काफी फजी है, ये प्रोबेबली इन्फिनिट वॉइड का ही इफेक्ट होगा। फिर वो सबको कहता है कि वो सबसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन तभी यूजी कहता है कि वो सबसे माफी मांगना चाहता है। इस पे कुसगाबे कहता है कि ये सब गोजो की गलती है, अगर वो पहले ही यूजी को मार देता तो ऐसा होता ही नहीं। एंड तभी हमें पता चलता है कि कुसगाबे यूजी के एग्जीक्यूशन के सपोर्ट में था, तो प्रिंसिपल यागा की वजह से वो बच गया। तब फिर हम लोग देखते हैं कि यूटा एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अपने बॉडी में वापस आया। तो वो कहता है कि जब यूटा गोजो के बॉडी के अंदर था तब रिका यूटा के बॉडी को कंटिन्यूअस रिवर्स कस्ट टेक्निक से मेंटेन कर रही थी एंड इसलिए वो अपने बॉडी में वापस आ पाया। और इसीलिए जब वो फाइट कर रहा था गोजो की बॉडी के अंदर, तब उसे रीका फील नहीं हो रही थी और उसे लगा था कि रीका से उसका कनेक्शन टूट गया, बट उस टाइम पे उसका कनेक्शन टूटा नहीं था, बल्कि रीका उसके ओरिजिनल बॉडी को हील कर रही थी। एंड जब यूटा अनकॉन्शियस हुआ तो उसके रीका फिर से फील हुई एंड वो फिर अपने वो बॉडी में वापस आ सका। तो माकी कहती है कि केंजाकू से माकी को फाइट करना चाहिए था एंड कर्स स्पीच टेप रिकॉर्डर को हिगुरुमा को यूज करना चाहिए था एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड के साथ, इससे सुगना और भी पहले मरता। तो तभी वहाँ पे टोडो आता है जो कहता है कि बुगी वुगी माकी पे वर्क नहीं करता एंड रीका और यूटा ही परफेक्ट चॉइस थे केंजाकू से फाइट करने के लिए, क्योंकि केंजाकू के मरने के बाद जो कर्स रैम्पेज होता उसे वही रोक सकते थे। एंड देखो सीन ये है ना कि जब यूटा ने केंजाकू पे सरप्राइज अटैक किया था तो उस समय पे टोडो ने यूटा का हेल्प किया था, इसीलिए केंजाकू को यूटा का प्रेजेंस बिल्कुल भी फील नहीं हुआ और यूटा का सरप्राइज अटैक काम किया। फिर पांडा कहता है कि इनुमाकी भी मारा जा सकता था कर्स रिकॉइल से अगर सुगना अच्छी कंडीशन में होता। तभी वहाँ पे हिगुरुमा आता है एंड हाँ वो सरवाइव कर गया, बट उसके हाथ पैर टूट चुके हैं। एंड वो कहता है कि जब सुगना हिगुरुमा से फाइट कर रहा था तो वो बस हिगुरुमा के साथ खेल रहा था एंड सुगना हिगुरुमा को कभी भी खत्म कर सकता था, और अगर उस टाइम पे यूटा वहाँ होता तो सुगना डेफिनेटली हिगुरुमा को मार देता। जिसपे कुसगाबे कहता है हिगुरुमा को अभी जुत्सु सीखे हुए 2 ही मंथ हुआ है फिर भी वो सरवाइव कर गया। एंड हिगुरुमा आगे कहता है कि कर्स स्पीच को आराम से काउंटर किया जा सकता था एंड उस टाइम पे सुगना भी अच्छे कंडीशन में था, तो ये इनुमाकी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए हिगुरुमा का ये प्लान था कि टेप रिकॉर्डर का यूज यूटा की डोमेन में करने का, क्योंकि हिगुरुमा की डोमेन में वैसे भी कोई एक्ट अलाउड नहीं है। और साथ में हमें इसी टाइम पे पता चलता है कि एक टाइम पे एक ही टेप रिकॉर्डर यूज किया जा सकता है। फिर माकी कहती है कि सब कुछ अलग होता अगर मिगेल और लॉरे पहले आते तो, जिसपे कि सब कोई यूटा को घूरने लगते हैं। तो यूटा कहता है मिगेल ने कहा था कि वो आएगा ही नहीं। तो यूजी बात को चेंज करने के लिए कहता है कि यूजी जो पूरे टाइम गॉन्टलेट पहना हुआ था जिससे कि उसका फिंगर छुपा हुआ था, जो कि सुगना को पता नहीं चला कि यूजी का फिंगर कटा हुआ है, वो यूटा का कर्स टूल था एंड यूटा की वजह से ही सुगना लास्ट में सेकंड डोपेन भी ओपन नहीं कर पाया था। फिर अकारी भी कहता है कि यूटा की वजह से ही अमेरिका के अंदर रह पाए एंड गोजो के हारने के बाद सुगना पे एम्बुश कर पाए, साथ में ही उरामे को भी सुगना से सेपरेट कर पाए। मतलब समझ रहे हो, हम लोगों ने जो इतने टाइम से इन लोगों को बड़े बड़े स्क्रीन के सामने बैठा हुआ देख रहे थे, वो कहीं और नहीं बल्कि ये लोग उस समय पे रीका के अंदर आसमान में थे एंड इसीलिए गोजो के बाद सुगना से लड़ने जो भी आया वो सब आसमान से ही जंप कर रहा था। टोडो भी कहता है कि उसकी गलती है कि वो यूजी एंड चोजो को सुगना के डोमेन से बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि सुगना के डोमेन के मिडल में उसका कर्स एनर्जी काफी डेंस था एंड इसीलिए वो यूजी और चोजो की कर्स एनर्जी को पहचान नहीं पाया। तीनों भी ब्लेम खुद पे लेता है एंड फिर माकी भी लास्ट में कहती है कि हाँ मेरी भी गलती थी कि उसने भी ब्लैक फ्लैश दो खा लिया सुगना से। फाइनली वो यूटा को सुनाना बंद करती है। फिर यूजलेस मीवा भी कहती है कि वो नर्वस थी जब टोडो ने उसे टेलीपोर्ट किया था। हकारी कहता है कि वो भी सुगना से फाइट करना चाहता था बट उरामे काफी स्ट्रॉन्ग थी एंड नोवारा कहती है कि वो एकदम एंड तक सो रही थी तो उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो भी कहता है कि जो भी तुम लोग बोलो बट इस मैच का MVP मैं हूँ। भाई बंदा सही बोल रहा है, इसने बहुत सारे लोगों को बचाया और इसी की वजह से काफी सारे लोग बच पाए, चाहे वो यूटा हो, हिगुरुमा हो या और भी कोई।
तो कुसाकावे कहता है तुम तो ठीक हो बट मेमे को सबसे इजी हुआ। इस पे तुरंत ही यूई कहता है कि मेमे ने अपना रोल पूरा किया था न्यू सिंपल स्टाइल के इशू को सॉल्व करके। तो मेमे कहती है कि उसका लाइफ मनी के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता एंड जो भी चीज मनी के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता है वो उसके लिए अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालती है। बट अगारी कहता है कि ये न्यू शैडो स्टाइल और वांडिंग वॉ का क्या सीन है, इसी की वजह से सिर्फ न्यू शैडो स्टाइल स्टूडेंट ही सिंपल डोमेन को यूज कर सकते हैं। तो कुसाकावे समझाता है कि काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है न्यू शैडो स्टाइल डोमेन को पास डाउन करने का, ताकि ये किसी भी कर्स यूजर के पास लीक ना हो। मेमे फिर बढ़िया से एक्सप्लेन करती है कि सीन ये है ना कि काफी सारी जनरेशन से न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन धीरे धीरे खो गया पब्लिक यूटिलिटी में। मतलब सिंपल डोमेन एक तरह से ट्रेड सीक्रेट बन गया। फिर उन लोगों ने इसी को मोनोपोलाइज करके इस पे काफी सारे अनरीजनेबल बाइंडिंग वॉ लगा दिए, क्योंकि सिंपल डोमेन एक ऐसा टेक्निक है जिसपे काफी सारे सोर्सर रिलाई करते हैं जिसके पास उनका कोई टेक्निक नहीं होता है। टोडो को याद आता है कि उसने न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन यूकी से सीखा था और मीवा ने भी मेकोबैरू के मेथड से सीखा था। फिर मेमे एंड कुसाकावे एक्सप्लेन करते हैं कि वाइंडिंग वॉ की वजह से न्यू शैडो स्टाइल के स्टूडेंट उनके हेड के समन को मना नहीं कर सकते हैं और ऐसे कई सारे अनरीजनल बाइंडिंग वो और भी हैं। अरे सिंपली बताऊं तो ये लोग उन सोर्सर्स को उठाता है जिनका की अपना कोई टेक्निक नहीं होता है, लाइक कुसाकावे, उन्हें न्यू शैडो स्टाइल सिखा करके बाइंडिंग वॉ की वजह से उन्हें एक तरह से अपना गुलाम बना लेते हैं। एंड सीन ये भी है ना कि जो न्यू शैडो स्टाइल का हेड है ना वो अपने स्टूडेंट के लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व करता है। एंड न्यू शैडो स्टाइल को ऐसे बनाया गया है कि किसी को पता नहीं चलता कि उसका हेड कौन है, इसलिए कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि ये लोग स्टूडेंट के लाइफ स्पैन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो कुसाकावे कहता है कि न्यू शैडो स्टाइल का जो एल्डेस्ट स्टूडेंट होता है वो भी हेड के मरने के बाद हेड पोजीशन लेता है। तो जब तक हेड खुद कुछ नहीं बताएगा इस टेक्निक के बारे में तो किसी को पता नहीं चलेगा। एंड न्यू शैडो स्टाइल की वाइंडिंग वॉ को सिर्फ न्यू शैडो स्टाइल का हेड ही हटा सकता है और करंट हेड अभी कोई और नहीं बल्कि कुसाकावे है। एंड कुसाकावे कहता है कि उसने सिंपल डोमेन से वाइंडिंग वॉ को हटा दिया है। हम उसी फ्लैशबैक को कंटिन्यू करते हैं जो कि स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो एल्डर कहती है कि कितना, तो मेमे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा लाइफ लेने आई हूँ। एल्डर कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला एंड तुम्हें कैसे पता चला कि वही हेड है न्यू शैडो स्टाइल का। तो मेमे कहती है कि उसने किसी ऐसे से पूछा जो जानता था। और मेमे आगे कहती है कि न्यू शैडो स्टाइल 3 ग्रेट सोर्सर क्लेन इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है एंड वो लोग जुजुत्सु वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स से। तभी वो एल्डर समझ जाती है कि टेंजन ने ही मेमे को उसका लोकेशन बताया होगा। फिर मेमे न्यू शैडो स्टाइल के हेड से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास विजन था जिसे तुम पूरा करना चाहती थी, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के लाइफ स्पैन को ही क्यों ना खींचना पड़े। एंड कहती है कि अगर सिंपल डोमेन को तुम लोगों ने मोनोपोलाइज नहीं किया होता तो अभी काफी सारे सोर्सर जिंदा होते। फिर वो उसे भी मार देती है एंड कहती है कि जेनिन क्लैन खत्म हो गया, अब अगर गोजो क्लैन या कामो क्लैन भी इस बैटल में हार जाए तो। फिर वो सोचती है कि उससे भी ज्यादा इनेटेबल ये था, स्पेशली तब जब से उन्होंने मेरे ब्रदर को हार्म करने का ट्राई किया। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और एडिटर का कमेंट होता है, द प्राइस ऑफ डेट इज देयर लाइफ। एंड इसको पढ़ने के बाद सबको लगा है कि जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल आएगा, क्योंकि स्पेशली जो एंड में हुआ और साथ में अभी हमें जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए प्रॉपर ट्रांसलेशन आने के बाद मैं इस न्यू शैडो स्टाइल को तो एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा। इस साथ में हो सकता है कि मैं पूरे चैप्टर को भी कवर कर लूं। साथ में ही नेक्स्ट वीक अब कोई ब्रेक नहीं है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर बाय।